23 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो पब्लिश की, डार्क साइड ऑफ इंडियाज फार्मा इंडस्ट्री। Drugs are flowing, deception is spreading, and a deadly empire is thriving. बीबीसी ने सिर्फ एक इंडियन फार्मा कंपनी पर एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन कांग्रेस ने पूरी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया। एक हफ्ते पहले बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें मुंबई बेस्ड एरियो फार्मास्यूटिकल्स पर ये आरोप लगाया गया कि ये अफ्रीकन कंट्रीज में ओपियोइड बेस्ड टैबलेट सप्लाई कर रहे हैं, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। पहले बीबीसी का एलिगेशन, फिर कांग्रेस का वीडियो। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ कोई बड़े लेवल की स्ट्रेटेजी चल रही है? भारत दुनिया की फार्मेसी के नाम से जाना जाता है और इसका एक सॉलिड रीजन है। आज भारत लो कॉस्ट हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो ग्लोबल फार्मा मार्केट के 20% शेयर होल्ड करता है। पिछले एक डिकेड में इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स 125% तक बढ़ चुका है और $30 बिलियन तक पहुँचने वाला है। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, इंडिया ने ग्लोबल हेल्थ केयर को भी ट्रांसफॉर्म किया है। चाहे HIV, एड्स के एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हो, 60% ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई हो, या कोविड-19 के दौरान 100 से अधिक देशों को वैक्सीन और एसेंशियल मेडिसिन देना हो। आज इंडिया सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि क्लिनिकल ट्रायल्स का भी एक बड़ा हब बन रहा है। फार्मा इंडस्ट्री में भारत की रैंकिंग ग्लोबल लेवल पर 11वें स्थान से सीधे 30वें स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भारत के फार्मा सेक्टर को निशाने पर ले रहे हैं और नेगेटिव नैरेटिव हमारी रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से इंडियन फार्मा पर इल्जाम लगने लगे हैं। कहते हैं कि हमारी दवाइयां लो क्वालिटी या हार्मफुल हैं, जिससे फर्टिलिटीज और ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है, भारत डिकेड से दुनिया भर में मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर भी ये एलिगेशन सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही क्यों आए? क्या ये तभी शुरू हुए जब दुनिया कोविड-19 से बाहर आई? ये नैरेटिव कैसे बिल्ड किया गया? कौन इसके पीछे है? अब एक एक स्टेप देखते हैं कैसे ये प्रोपेगेंडा बिल्ड किया गया। पहले फेक स्कैंडल से इंडियन फार्मा को टारगेट करने की कोशिश की गई। 2022 में गैम्बिया कफ सिरप स्कैंडल हुआ, जिसमें WHO ने क्लेम किया कि इंडियन कफ सिरप से बच्चों की मौत हो गई। लेकिन बाद में गैम्बियन अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया कि जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें से काफी लोगों ने वो दवाई ली ही नहीं थी। हॉस्पिटल के आसपास कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से बच्चों की मौत हो रही थी। फिर दिसंबर 2022 में यूएस और गैम्बियन एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेट किया। कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, पर एक कंक्लूजन दे दिया, हो सकता है इंडियन दवाई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मतलब सबूत नहीं, बस नरेटिव बनाना है। फिर 2023 में WHO, ब्लूमबर्ग और अफ्रीका के थ्रू एक और स्कैंडल क्रिएट किया गया। WHO कंफर्म नहीं कर पाया कि गैम्बियन डेथ्स का इंडियन दवा से कोई कनेक्शन है, पर तब तक मीडिया नरेटिव सेट हो चुका था। ब्लूमबर्ग ने इराक में बैड इंडियन मेडिसिन होने का क्लेम किया, पर सिर्फ 6 देश टेस्ट किए और बस इराक से कंटेमिनेटेड सैंपल मिला। और ये टेस्ट करने वाली विलिसन नाम की यूएस कंपनी वही है जो यूएस कोर्ट में अनरिलायबल मेथड्स के लिए पकड़ी गई थी। इसके बाद एक और स्कैंडल इंडोनेशिया से आया। वहाँ भी कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत होने का क्लेम सामने आया, पर इस बार इंडियन मेडिसिन का कोई लेना देना था ही नहीं। फिर भी इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे मिसलीडिंग हेडलाइंस लिखी कि लोगों को लगे कि कल्प्रिट फिर से इंडिया ही है। एक दो जगह नहीं, अलग अलग रीजन से ऐसे केसेस रिपोर्ट होने लगे। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली टारगेट करने की एक प्लान स्ट्रेटेजी थी। पर ये नैरेटिव बना कौन रहा था? इस गेम के पीछे एक नाम बार बार आता है, दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर की कहानी समझने के लिए 2002 से 2003 के दौरान जाना होगा। तब तक वो 10 साल तक यूएस की फार्मा कंपनी ब्रिस्टल मेयर्स स्क्विब में एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे थे। फिर अचानक उन्हें भारत की सेवा करने की इच्छा जागी। उन्होंने BMS छोड़ा, भारत आए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी दौरान उन्होंने यूएस सिटीजनशिप भी ले ली। उनका ये प्यार सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा। उनके 2 और कलीग्स दिनेश कस्तूरल और वेंकट स्वामीनाथन भी BMS छोड़कर रेनबेक्सी आए। लेकिन ये तीनों सिर्फ 2-3 साल तक रेनबेक्सी में काम करते हैं, फिर वापस यूएस चले जाते हैं। रेनबेक्सी कभी भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी थी। 1961 में बनी ये कंपनी ग्लोबल जेनरिक ड्रग मार्केट में एक बड़ा नाम थी। लेकिन 2008 में जापान की डाइची सेंक्यो ने इसे एक्वायर किया और उसके बाद ही इसके ऑपरेशंस पर क्वेश्चंस उठने लगे। 2013 में यूएस FDA ने रेनबेक्सी
बीबीसी पर डेटा मैनिपुलेशन और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाने का आरोप लगाया। कंपनी ने अपनी गलती मानकर $500 मिलियन का फाइन दिया। उस वक्त किसी भी इंडियन फार्मा कंपनी के लिए ये सबसे बड़ा सेटलमेंट था। रेनबेक्सी के डाउनफॉल के बाद इंडियन फार्मा और जेनरिक मेडिसिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, आर्टिकल्स लिखे गए, बुक्स पब्लिश हुई। वेस्टर्न मीडिया ने इंडियन फार्मा अनसेफ है का एक नया नरेटिव सेट कर दिया और इस काम के लिए दिनेश ठाकुर को रिवॉर्ड में मिला $4,86,00,000। फिर उसने ठाकुर फैमिली फाउंडेशन TFF बनाया और इंडियन फार्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा पुश करने लगे। चलिए बात करते हैं कि TFF किस किस को पैसा देता है। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन पैसा देता था सुचिता दलाल की मनी लाइफ फाउंडेशन, सफाई कर्मचारी आंदोलन, डिजीपब जो एंटी मोदी मीडिया पोर्टल्स का नेटवर्क है और द वायर जैसे प्लेटफॉर्म्स को। और पैटर्न देखो, TFF पैसा देता है, ये लोग इंडियन फार्मा के खिलाफ नरेटिव्स लिखते हैं, भारत की इमेज डैमेज होती है और फॉरेन फार्मा की मोनोपोली सेफ हो जाती है। अब आपको समझ आया होगा कि ये एक बिगर गेम का हिस्सा कैसे है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं रहा। ये नरेटिव्स धीरे धीरे वेस्टर्न थिंक टैंक्स, NGOs और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के माध्यम से और भी पुश किए गए। हर जगह एक ही बात दिखाई गई, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री अनसेफ है। और जब ये प्रोपेगेंडा अपने पीक पर था, तभी कांग्रेस भी इस नरेटिव को एम्पलीफाई करने आ गई। लेकिन ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? पहले BBC ने एक इंडियन कंपनी पर एलिगेशंस लगाए, कांग्रेस ने उसी वक्त पूरी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया और वेस्टर्न मीडिया ने नेगेटिव कवरेज शुरू कर दी। सुरभि टंडन, जिसने BBC की ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नैमान फाउंडेशन फेलो रह चुकी हैं। नैमान फाउंडेशन के और फेलोज में कारवा मैगजीन भी शामिल है, जो अपनी प्रोपेगेंडा ड्रिवन और बायस रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती है। कांग्रेस बार बार BBC, सोरोस फंडेड मीडिया और वेस्टर्न नरेटिव्स को बिना किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के ब्लाइंडली सपोर्ट करती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, P चिदम्बरम ने फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के लिए लॉबिंग की थी। जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया था, इंडिया शुड नॉट बी कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कांग्रेस इंडियन फार्मा को बदनाम कर रही थी और फॉरेन फार्मा इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी। कोविड के टाइम पर भी यही पैटर्न दिखाई दिया था। इंडियन वैक्सीन को हेस्टी और अनसेफ बोला गया। द वायर ने भारत बायोटेक के खिलाफ फेक आर्टिकल्स लिखे, जबकि बाद में उनको 14 आर्टिकल्स डिलीट करने पड़े। भारत की जेनरिक मेडिसिन और वैक्सीन को बदनाम करने के लिए ये एक ग्लोबल नेक्सस का खेल था। अब बात करते हैं BBC, कांग्रेस और वेस्टर्न फार्मा एक साथ कैसे हुए। टूल किट देखो, BBC ने अटैक किया, कांग्रेस ने एम्पलीफाई किया, वेस्टर्न मीडिया ने नेगेटिव कवरेज दी और फॉरेन फार्मा ने इसका फायदा उठाया। मतलब ये एक प्लान स्ट्रेटेजी है ताकि भारत की फार्मा इंडस्ट्री को डैमेज किया जाए। भारत की सस्ती दवाइयां से फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनीज को $बिलियन का लॉस हो सकता है, तो ये गेम सेट किया गया। अब आप बताओ, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या भारत की रेपुटेशन को तोड़ने की एक साजिश है? कमेंट करो और अपनी राय जरूर दीजिएगा।